सो आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लास्ट सेकंड टॉपिक है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो जो है जब वो जायगोट से ग्रो कर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसके अंदर 3 जो है जर्म लेयर्स आ जाती हैं। जर्म लेयर्स कौन सी थी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंडोडर्म। एंडोडर्म। ठीक है, अब ये लेयर्स रिस्पेक्टिव अपने अपने ऑर्गन्स बना रही हैं और साथ में जो इनसे जो ऑर्गन्स बने और उनसे जो एक एम्ब्रियो नया बना, अब वो एम्ब्रियो जो है वो इस तरह से अकेला तो ऐसे तो पड़ा नहीं रहेगा क्योंकि उसको बहुत सी प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसीलिए अब बाकी के जो सेल्स होते हैं, जो हमने ट्रोफोब्लास्ट वगैरह वाले सेल्स किए थे, वो सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, कुछ सेल्स जो है वो इस एम्ब्रियो के बाहर की जो है, इस एम्ब्रियो के बाहर की लेयर्स बना देते हैं। ये लेयर्स हैं कोरियन, एम्नियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइड्स। ये 4 लेयर्स जो हैं, इन 4 लेयर्स में हम एम्ब्रियो का आसपास उसके प्रोटेक्शन जो है हम रखते हैं। ठीक है, ये है एम्ब्रियो का गट यानी कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड दिस इज एन एम्ब्रियो। ये है एक एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो से जो है हम आगे चलकर देखेंगे कि इसके बाहर ये जो सारी लेयर्स हैं ये क्या कर रही हैं। एक्चुअल में इन सारी लेयर्स का फंक्शन क्या है? इन सारी लेयर्स का फंक्शन है किसी भी तरीके से एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? एम्ब्रियो कहाँ है? यूट्रस के अंदर है, और यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो को, जो जिस फीमेल के यूट्रस के अंदर है, वो फीमेल चलेगी, भागेगी, कुछ भी मूवमेंट करेगी। अब उस मूवमेंट की वजह से ये जो ये एम्ब्रियो है इसको कहीं नुकसान ना पहुंचे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके बाहर अब क्या है, बहुत सारी लेयर्स जो है वो बना दी गई हैं। तो सबसे पहली लेयर जो है दैट इज नोन एज कोरियन। कोरियन क्या करती है? कोरियन जो लेयर है, कोरियन लेयर जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है आगे चलकर बनाती है प्लेसेंटा। लगभग 10 वीक्स की प्रेगनेंसी तक प्लेसेंटा जो है पूरा तैयार हो जाता है। अब ये प्लेसेंटा कैसे बनता है, इसको देखने के लिए हम फिर से चलेंगे यूट्रस, और ये मैं शो कर रही हूँ यूट्रस का एंडोमेट्रियम ब्लैक कलर से। ये है एंडोमेट्रियम। अब होता क्या है, हमने पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट जो है ये जोना पेलुसिडा, और ये अंदर जो है इनर मास सेल वाला ये स्ट्रक्चर जो है आकर यहाँ पर टिक जाता है। टिक कर ये क्या करता है, इसके बाहर से छोटे छोटे से इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। अंदर ये जर्म लेयर्स बनती जा रही है, अलग प्रोसेस हो रहा है। बाहर जो है, बाहर की लेयर जो है वो क्या कर रही है, वो बाहर से कुछ इस तरह से रूट लाइक, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। और ये प्रोजेक्शंस क्या कर रही हैं, ये प्रोजेक्शंस अब इस एंडोमेट्रियम के अंदर डीपली इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को फिक्स कर रही है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम की टिश्यू है ये इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है किसके साथ? कोरियोनिक विलाई के साथ। अब ये दोनों मिलकर धीरे धीरे ग्रो करते हैं और फाइनली एक स्ट्रक्चर। मैम आपकी आवाज कट रही है। सभी को कट रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अब कैसे आ रही है आवाज? मैम अब ठीक है। बढ़िया है। मैम अब ठीक है, मुझे दोबारा बता दो ये। फिर से बताती हूँ। होता क्या है कि जब जो एम्ब्रियो है
ये तीनों जर्म लेयर्स बना रहा है, साथ में ही ये यहाँ पर इम्प्लांट भी हो रहा है, यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम के अंदर ये पेनिट्रेट हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। कैसे जाता है? जो ब्लास्टोसिस्ट था उसके अंदर तीनों जर्म लेयर्स यहाँ पर तैयार होंगी, ये पर्पल वाले रीजन के अंदर, जो कि इनर मास सेल है। जो बाहर वाले सेल हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बाहर इस तरह से रूट लाइक, फिंगर लाइक, जैसे प्लांट्स की रूट होती है या फिंगर लाइक, इस तरह की प्रोजेक्शंस बाहर की ओर निकाल देते हैं। ये प्रोजेक्शंस क्या है, ये डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, और अब ये हमें इस तरह से पेनिट्रेटेड दिखेगा। अंदर पेनिट्रेट कर कर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी, जिनको हमने नाम दिया है कॉरियोनिक विलाई, ये कॉरियोनिक विलाई यूट्रस के एंडोमेट्रियम फिर से कट हो रही है के आपकी साथ आवाज। मिलती हैं, यूट्रस के टिश्यू के साथ मिलती हैं, और फाइनली ग्रो करके ये बनाती हैं प्लेसेंटा। ठीक आ रही है मेरी आवाज अब? नो मैम। मैम बीच बीच में नो बता कटती दो है। मुझसे। बीच में कट रही है? यस यस मैम। मैम। पंजाबी सेम पंजाबी दाल नहीं मेरा पहला चैप्टर आई पहला चैप्टर नहीं तेरे फरीद वाला चैप्टर है। कथा बाबा फरीद की कथा। ओए हाँ जी, पंजाबी जगह नहीं। कौन बातें कर रहा है पीछे? मैं माइक ऑन है किसी का। बेटा प्लीज माइक अपना ऑफ करो, अभी तो सबने बंद कर लिया। प्लीज मेक श्योर जब आप क्लास में बैठे हो माइक जो है आपका ऑफ रहना चाहिए, नहीं तो आपकी बातें सभी सुनेंगे और हंसेंगे, नथिंग एल्स। हाँ जी, अब मेरी आवाज कॉन्टिन्यूस है? यस यस मैम। मैम। मैम अभी तो सही है, बाद में बताने। देखते हैं, मैंने नेटवर्क बदल दिया, कनेक्शन बदल दिया है, अब होनी नहीं चाहिए वैसे। चलो, कॉरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम का टिश्यू दोनों मिलकर ग्रो कर कर क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक इंटीमेट कनेक्शन है। इंटीमेट मींस एक बहुत ही क्लोजली रिलेटेड और डिपेंडेबल कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फीटस। मदर से जो भी फूड है, जो भी ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती हैं थ्रू प्लेसेंटा, और फिर प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं फीटस तक, और ये बन जाता है प्लेसेंटा लगभग 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद। उससे पहले ये सारी न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? कॉरियोनिक विलाई। तो इस तरह से फर्स्ट लेयर जो है कोरियन जो है ये तैयार होती है, जिसमें से विलाई निकलते हैं, और बाद में जाकर ये विलाई और यूट्रस का टिश्यू, एंडोमेट्रियम का टिश्यू दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? प्लेसेंटा। यही काम होता है इस कोरियन लेयर का। फिर सेकेंड लेयर है दैट इज एमनियोन। एमनियोन जो लेयर है, ये लेयर खाली नहीं है, इट इज फ्लूइड फिल्ड। एमनियोन लेयर के अंदर फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है, और ये फ्लूइड क्यों फिल्ड होता है? मैकेनिकल जर्क से बचाने के लिए, मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए, कि अगर किसी वजह से एब्डोमेन को जरा सा धक्का लगता है फीमेल के, जो कि ग्रेविड यूट्रस है, जिसके यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो वो सारा शॉक जो है वो ये एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड,
तो वो सारा ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अपने पास ले ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, और वो शॉक की वजह से अंदर बैठे जो ये एम्ब्रियो है, ये ऑरेंज कलर से मैंने आपको दिखाया है, इस एम्ब्रियो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होगा, ताकि यहाँ से कोई जर्क लगता है तो वो एम्ब्रियो तक उसका कोई भी नुकसान नहीं हो पाए। ये काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का मेन। सेकंड एक और काम है, इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। डेसिकेशन मींस ड्राइनेस, सूख जाना। एम्ब्रियो जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए, सूख नहीं जाए, तो उसको कॉन्टिन्यूसली एक लिक्विड जो है प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। थर्ड लेयर जो है डायग्राम में हम देखेंगे, दैट इज एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है इसके ही पैरेलल लगा होता है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक हालांकि ह्यूमन बींग्स के अंदर डेवलप नहीं होता है ज्यादा। तीसरी लेयर एलेंटॉइस, ये अच्छे से डेवलप्ड होती है, और इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो की टेम्परेरी किडनी। एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है अपनी मदर पर, फूड के लिए, वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए, हर चीज जो है एम्ब्रियो को चाहिए वो मदर के ब्लड के थ्रू मिलेगी। तो इसी तरह से एम्ब्रियो जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालने के लिए, बनाने के लिए अपनी किडनी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अभी प्रॉपरली उसके अंदर डेवलप नहीं हुई है। तो टेम्परेरीली कुछ टाइम के लिए किडनी का काम जो है एलेंटॉइस लेयर करती है, यानी कि इस एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस एलेंटॉइस लेयर के अंदर इकट्ठा होगा और फिर मदर के ब्लड के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मदर के ब्लड से फिर वो मदर की किडनी के अंदर जाएगा, और मदर की किडनी जो है उसको फिल्टर करके, जो हमने +1 में सारा किया था किस तरह से किडनी की फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन बनेगा, जो बचाना होगा वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस रख लिया जाएगा। तो ये सब काम होते हैं एलेंटॉइस लेयर के। लास्ट लेयर है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक जो है वो ह्यूमंस के अंदर जो है ज्यादा डेवलप नहीं होती। 6 मंथ्स तक ये यॉर्क सैक रहता है, और कुछ टाइम के बाद ये अपने आप रीजनरेट हो जाता है। इसलिए यॉर्क सैक को ह्यूमन बींग्स के अंदर एक वेस्टिजियल पार्ट भी कहते हैं। इस यॉर्क सैक के अंदर भी यॉर्क हो सकता है, जैसे आप एग्स जो खाते हैं उसके अंदर जो यॉर्क पार्ट होता है, येलो येलो पार्ट होता है, यॉर्क होता है उसका, वैसा यॉर्क ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। 6 मंथ्स तक सिर्फ ये सैक होता है और उसके बाद ये भी खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह से 4 लेयर्स जो है वो एम्ब्रियो को कवर किए रहती हैं, ताकि एम्ब्रियो जो है प्रोटेक्टेड रहे, उसकी एक्सक्रीशन हो सके और उसको ड्राइनेस से भी बचाया जा सके। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग birth or expulsion of fully developed fetus from mother's uterus to outer world। जब ये फीटस पूरी तरह से डेवलप हो गया है, पूरी तरह से इसके सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, तो अब ये तैयार है बाहर की दुनिया में आने के लिए और उसको बाहर निकालने का पार्ट्यूरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, उसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन जो है बेसिकली ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की डायलेटेशन। सेकंड स्टेप होता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस, फीटस का बाहर आना, और थर्ड स्टेप होता है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम टेम्परेरी जो है ग्लैंड या ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट ये फीमेल्स के अंदर ही होता है और उसके बाद प्लेसेंटा भी डिलीवरी के साथ बाहर आ जाता है। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से हमारा क्या मतलब है? डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से मतलब है कि
ये यूट्रस और ये है सर्विक्स, और ये वाली कैनाल, ये जो रास्ता है इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। हमने जो है इसके बारे में ये पढ़ा है, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल जो पढ़ाते हुए मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सर्वाइकल कैनाल की जो ये जो ओपनिंग है ये कितने इसका डायमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स एक फिंगर भी आसानी से हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्विक्स के अंदर जो वेजाइना से अंदर जाकर आएगा, 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर जाकर इतनी सी एक रास्ता होता है, कैनाल होती है सर्वाइकल कैनाल, जिसमें एक फिंगर भी इंसर्ट नहीं हो सकती। और इसी सर्वाइकल कैनाल में से डिलीवर होगा फीटस, एक फीटस जिसका हेड साइज कितना हो सकता है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो सर्विक्स है ये क्या करता है, डायलेट करता है, फैल जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्ट्यूरेशन। बर्थ जो है होने से पहले, फीटस के बॉर्न होने से पहले फीमेल का जो सर्विक्स है जो 1 सेंटीमीटर था, यानी कि पहले जिसमें एक फिंगर नहीं जाती थी, अब 2 फिंगर्स इस तरह से पूरी हम करके इतना भी उसके अंदर इंसर्ट करके देख सकते हैं, और उसमें से डिलीवर होता है फीटस का हेड। अब हम हेड की बात क्यों करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आइडियली डिलीवर क्या होना चाहिए, हेड, क्योंकि हेड जैसे ही बाहर आएगा अपने आप जो है उस फीटस की ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बाकी ऑर्गन्स अपने आप काम करेंगे, इसीलिए सबसे पहले हेड की डिलीवरी होनी जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, फीटस का जो हेड होता है उसका जो डायामीटर मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर होता है, अगर इससे भी ज्यादा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। तो 10 सेंटीमीटर जो अगर इसकी ये डायामीटर है, वो डायामीटर इसके फीटस के शोल्डर का कम होता है। हेड का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके घर में कोई न्यूली बॉर्न बच्चा है तो आप उसको ऑब्जर्व करना, आसपास कहीं देखा हो या कभी देखने जाओ तो बच्चों का जो सिर है वो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है, उनके शोल्डर्स भी कम होते हैं। 3 से 5 महीने के बाद जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका हेड कम और शोल्डर्स हमें साइड से ज्यादा ब्रॉड दिखने लगते हैं। तो इसका मतलब अगर जिस जगह से हेड जो कि सबसे ज्यादा डायमीटर वाला है अगर वो निकल गया तो शोल्डर्स भी आसानी से निकल जाएंगे। तो ये वो रास्ता है जहां से ये फीटस का हेड इस तरह से 10 सेंटीमीटर का और इससे कम ब्रॉड जो है शोल्डर्स, ये यहाँ से डिलीवर होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। 1 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ये डायलेट कर जाता है। दूसरा होता है एक्सपल्शन ऑफ फीटस। फीटस का एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब उसको धक्का लगाकर बाहर निकालना। और ये धक्का क्यों लगता है, क्योंकि यूट्रस की जो मसल्स हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इन तीनों लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, सिकोड़ना, फैलाना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये करने के लिए हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन जो है पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये अचानक क्यों रिलीज होता है इसके बारे में आज तक एक मिस्ट्री है। पूरी प्रेगनेंसी में रिलीज नहीं होता, जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है तब हो जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन आता है सारी मसल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का मतलब क्या है, ये जो अंदर फीटस है, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अब ये ऐसे यहाँ तक मसल्स आ गई, रिलैक्सेशन हो गई तो ये मसल्स यहाँ से हट गई। अब इस केस में क्या होगा, इसको धक्का लगेगा और ये नीचे की ओर सर्विक्स की ओर धकेला जाएगा। सर्विक्स की ओर जाते हुए सबसे पहले इसका हेड आगे को आ जाएगा और फिर हेड बाहर निकलेगा और बाकी बॉडी बाहर निकल जाएगी। दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज एक्सपल्शन ऑफ फीटस। फिर है एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। फीटस के आने के बाद प्लेसेंटा का आना भी बहुत जरूरी है। प्लेसेंटा कहाँ होता है, ये अगर फीटस है तो प्लेसेंटा इसके साथ ये एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये प्लेसेंटा जुड़ा होता है मदर के। मैम स्क्रीन ही नहीं शो हो रही, वॉइस भी नहीं आ रही। क्या बात है आज, किसी मैम को आ नहीं आ रही रही? है, हो रही है शो, किसी को भी नहीं आ रही? हो रही है मैम शो। नो हो मैम रही हो है रही है मैम शो। शो। चलो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, किसी किसी के नेटवर्क में मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने वाली एक कॉर्ड, दैट इज
अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो ये प्लेसेंटा है, ये फीटस है, दोनों को ये अम्बिलाइकल कॉर्ड जोड़ रही है। थर्ड स्टेप में जब फीटस बाहर आ जाएगा तो उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो भी यूट्रस से डिटैच होकर बाहर आ जाता है। मैम प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल के साथ लगा होता है। के साथ चिपका होता है, ब्लड वेसल्स के साथ चिपका होता है, तो बहुत सारे ब्लड के साथ ये बाहर आता है। पूरा जो ये प्रोसेस है इट कैन टेक अप टू 12 आवर्स, जिसमें प्लेसेंटा का मैम आउट, आवाज ही नहीं आ रही। आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, बाकी सबको तो आ रही है। Yes, ma'am. 10 to 15 minutes एक्सपल्शन ऑफ फीटस, मैक्सिमम 30 मिनट्स, और बाकी का जो टाइम है 10 घंटे के करीब वो किसमें लगता है, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में। ठीक है, सर्विक्स जो डायलेट होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से, और रिलैक्सेशन होती है एक हार्मोन रिलैक्सिन की वजह से। यूट्रस की मसल्स सिकुड़ जाएंगी, फैल जाएंगी। सिकुड़ेंगी किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से, और एक्सपैंड होंगी किसकी वजह से, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, और फीटस को धक्का लगेगा और वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. With this your chapter ends. मैम जो गिविंग बर्थ टू ट्विन चाइल्ड्स